नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टीसी नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटेट जो आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं कि दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गोईठा का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से पीड़ित है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों अब पर्यावरण अध्ययन का ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला प्रश्न आपने पढ़ा। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गोईठे का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से अब पीड़ित है, उसका कारण क्या हो सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि जलने वाले ईंधन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। ईंधन जलने से उत्पन्न कालिक उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। ईंधन के रूप में जलने से पैदा होने वाला धुआं उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है। वृद्धावस्था और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर का प्रदूषण। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये है कि ईंधन के जलने से उत्पन्न जो कालिक है वही उसके श्वसन तंत्र में जाके जमा हो गई है, जिसके कारण से उसे 3 महीने से गंभीर खांसी आ रही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है दोस्तों, कह रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। उनके तापमान पर, उनके दाब पर, उनकी आयु पर, सौर मंडल से उनकी दूरी पर। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। उनके तापमान पर निर्भर करता है। किस पे? उनके तापमान पे तारों का रंग जो है उसके तापमान पे निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, कह रहा है कि बच्चों को भ्रमण पे ले जाना चाहिए क्योंकि बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन है कि बच्चे भ्रमण का आनंद लेते हैं। ऑप्शन सेकंड है इससे बच्चे खुशी महसूस करते हैं। भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, इससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, बच्चों को भ्रमण पर ले जाने से बच्चे क्या होते हैं, भ्रमण पर जब जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे लोगों से मिलते जुलते हैं और उनका जो सामाजिक विकास है वो भी अच्छे तरीके से होता है। उनका जो कम्युनिकेशन है, बात करने का तरीका वो भी अच्छा होता है और वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। आंतरिक अनुसंधान से, पेयजल से, मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से संबंध है नीली क्रांति। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है और श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और पीली क्रांति जो है वो तिलहन की फसलों से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन का उपयोग के लिए किया जा सकता है। बच्चों को स्वयं सीखने में सक्षम बनाने और उनके अवलोकन कौशल को तेज करने में। जो बड़ी कक्षा में किया जा रहा उसका पालन करके छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को संग्रहित करने और उनका विश्लेषण करने। कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित बनाए रखने और छात्रों को नियंत्रित रखने। दोस्तों अनुशासन यहाँ पे बच्चे को नियंत्रित करने की बात आ जाए तो वो जो ऑप्शन आपका होगा वो एकदम गलत काट दीजिए। बच्चा है आपके पास 3 ऑप्शन, अब 3 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो बच्चों को जहाँ पे बच्चे को स्वयं में प्रमुखता दी जाए या उसको प्रमुख माना जाए या बच्चे के अनुसार ही कोई कार्य किया जाए तो वही उस प्रश्न का राइट जवाब होगा। जैसे यहाँ पे बच्चों को स्वयं में सीखने के लिए सक्षम बनाने और अवलोकन कौशल को तेज करना। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड।
तो निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो हिमाचल और पंजाब जो है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है वो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कराए कि ईवीएस में एक अच्छे दस्तकार का मुख्य रूप से क्या लक्ष्य होना चाहिए? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को संशोधित करना, समय का इष्टतम उपयोग करना, छात्रों के बीच अनुशासन सुनिश्चित करना या विस्तारित अधिगम के अवसर प्रदान करना। दोस्तों बिल्कुल सही है। गत्त कार्य का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों के अधिगम के अवसर प्रदान करना, विस्तारित अधिगम, जिससे विकसित मतलब अधिक प्रकार से बच्चे का अधिगम हो सके, उसे अवसर प्रदान करना दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य यही होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है कि दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को मैदान में खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे? बिल्कुल गलत बात। दोस्तों अगर आपको पढ़ाना है तो खेलने से पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे? ये भी गलत है, क्योंकि आपका कक्षा जो है रोज वही समय पड़ता है जब आपका लंच के बाद ही आपका जो क्लास है ईवीएस का पड़ता है। तो रोज दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के लिए कहेंगे नहीं, बल्कि पाठ को दिलचस्प बनाने के लिए कई बुद्धि आधारित श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कराए कि घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो घटपर्णी जो पौधा दोस्तों, इसका जो बनावट होती है घड़ेनुमा होती है और ऊपर का जो सिरा होता है पत्ती से ढका होता है। और इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर से एक महक आती है या गंध निकलती है जो कि कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उन्हीं घड़े में उसको फंसाकर उसका शिकार कर लेती है। तो हमारे देश में कहाँ पे पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, कराए कि मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग का, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग का, चांदी और सोने के घोल कर बनाया गया रंग, चावल के पाउडर का घोल। तो मधुबनी चित्रकला दोस्तों कभी पूछता है कहाँ की फेमस चित्रकला है? तो मधुबनी जो है बिहार की फेमस चित्रकला है और इसका बनाने के लिए जो कलाकार होते हैं चावल के पाउडर के रंगीन घोल का उपयोग करते हैं और इसकी सहायता से दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पशुओं या प्राकृतिक का जो चित्र है वो बनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं उसको, कराए कि बीज अंकुरण की अवधारणा को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है? अंकुरित बीजों को कक्षा में दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना, बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण के चरणों को प्रस्तुत करना, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाना, छात्रों को बीज बोने की एक गतिविधि करने के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए और उनका चित्र करने के लिए कहना। बिल्कुल सही। जब तक बच्चों को किसी चीज़ के बारे में खुद उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होगा तब तक उस तरीके को कोई सीख नहीं सकता है। तो यहाँ पे बीज अंकुरण की जो अवधारणा है उसको सिखाने के लिए बीजों को बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को गतिविधियों में शामिल करेंगे तभी वो अच्छे तरीके से उसको सीख सकता है। जैसे बच्चों को छात्रों को क्या करेंगे, बीज बोने की गतिविधि करने के लिए कहेंगे, विभिन्न चरणों के अवलोकन करने के लिए और उनका चित्रण करने के लिए कहना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नहीं देखते हैं, कराए कि एक ही फसल को बार बार उगाना और बहुत सारे रसायनों का उपयोग करना मिट्टी को बनाता है उपजाऊ अनुपजाऊ एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही फसल को अगर उसको एक मैदान का एक हिस्सा हो गया, अगर एक ही फसल को हम बार बार इसमें उगाते हैं और विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जो भूमि का हिस्सा है अनुपजाऊ हो जाएगा और इसकी कह सकते हैं कि उर्वरा शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की खेती को कर पाना असंभव हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है।
चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसके शरीर में पीली और काली धारियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बाघ होता है उसकी बनावट जो होती है उसके शरीर पे पीली और काली धारियां होती हैं और अपने मूंछों की सहायता से वो अपने शिकार का पता करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और कथन सी जो लिखा है कि अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। 4 गुना नहीं दोस्तों, बल्कि इसकी आंखों की रोशनी 6 गुना ज़्यादा होती है, तो ये आपका गलत हो गया। और कथन डी जो दे रखा है कि इनकी गर्जने की क्षमता जो होती है 5 किलोमीटर सुनी जाती है। 5 नहीं दोस्तों, 3 किलोमीटर तक इसकी गर्जन की जो क्षमता होती है 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ये हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ देखिएगा कि सांपों के बारे में सही कथन का चयन करना है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म होती है, ये भी सही है। कहा कि एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, ये गलत है। इसके अलावा सर्पदंश की जो दवा होती है उस सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप कथन ए, बी और डी, जिस ऑप्शन में आपको एक कथन दिया जाए वही इसका राइट जवाब होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में पक्षियों से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मैना, उल्लू, कौवा या कोयल। तो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमाने वाला जो पक्षी है वो क्या है, उल्लू है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। कभी पूछ लेता है कौन सा पक्षी ऐसा होता है जिसकी आंखें जो होती है मनुष्य की तरह होती हैं, तो उल्लू ही होता है, इसकी आंखें एकदम सेम टू सेम मनुष्य की तरह होती हैं। और कभी पूछ लेता है कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो मैना जो होती है दोस्तों वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। और कभी कभी प्रश्न पूछता है पक्षियों के बारे में कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, तो उसके लिए कौवा फेमस है, जो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने का पक्षियों का मेन रीजन जो होता है, क्यों पक्षियां जो होती हैं घोंसले का निर्माण करती हैं, बच्चा देने के लिए। कहने का मतलब है कि अपने बच्चा देने के लिए ही अंडे का या घोंसले का निर्माण करती हैं। और उसके अलावा कोयल की जो विशेषता दोस्तों, कोयल जो होती है कभी भी घोंसले का निर्माण नहीं करती है, और जब भी अपने बच्चा या अंडा देती है तो कौवा जो होता है उसके घोंसले में जाके ही अंडा देती है।